हेलो फ्रेंड्स, आज हम म्यूचुअल फंड मॉक टेस्ट चैप्टर नंबर 7 से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू। द वैल्यूएशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर शैल बी रेगुलरली रिव्यू एट लीस्ट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एन ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो करेक्ट आंसर है इंडिपेंडेंट ऑडिटर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम TER in equity oriented scheme shall not exceed dash, and in scheme other than equity oriented scheme shall not exceed dash। करेक्ट आंसर है 2.25 एंड 2%। ये ओपन एंडेड स्कीम में है। इन केस ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम एंड इंटरवल स्कीम द टोटल एक्सपेंसेस रेशियो ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम shall not exceed dash percent of the daily net asset of the scheme, whereas in the case of other than equity oriented scheme shall not exceed dash percent। The correct answer is 1.25 and 1%। ये क्लोज एंडेड और इंटरनल स्कीम में लागू होता है 1.25% और 1%, एंड ऊपर वाला जो है ओपन एंडेड स्कीम में। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन एंड ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट shall not exceed dash percent for the cash market transaction and for dash percent for the derivative market transaction। तो करेक्ट ऑप्शन है 0.12 and 0.05%। Expenditure in excess of the said prescribed total expenses ratio limit has to be borne by option है AMC investor। The right answer is AMC। Next question, no mutual fund shall own more than dash percent of the bond like 81 82 issued by single issuer। The correct answer is 10%। 10% के ऊपर सिंगल इश्यूर से 81 और 82 बॉन्ड नहीं ले सकते, बिकॉज दिस बैंक आर इशूड बाय द बैंक्स एंड दे आर लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की भी है। सो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को तकलीफ आ सकती है, इसीलिए यहाँ पे सेबी ने रेस्ट्रिक्ट किया है कि 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी गाइडलाइन स्टिपुलेट दोज डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। आंसर है ट्रू। डिविडेंड केवल डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व से ही पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स वैल्यूएशन गेन्स आर इग्नोर्ड बट वैल्यूएशन लॉसेस नीडेड टू एडजस्टेड अगेंस्ट दी ऑप्शन है प्रॉफिट या लॉस। तो करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट में वैल्यूएशन गेन को इग्नोर किया जाता है, बल्कि वैल्यूएशन लॉसेस नीड टू बी उसे एडजस्ट किया जाता है। Within 1 day of trustee decision of the AMC shall issue a public communication giving detail of dividend including the dash date। The correct answer is record date। डिविडेंड डिटेल के साथ में रिकॉर्ड डेट भी मेंशन करना जरूरी है एक दिन के अंदर में। सेबी हैज बैंड द डैश लोड। द करेक्ट आंसर इज एंट्री लोड। नेक्स्ट, सेल प्राइस ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज इक्वल टू ऑप्शन है एनएवी। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है एनएवी माइनस एंट्री लोड। द करेक्ट आंसर इज एनएवी, बिकॉज एंट्री लोड तो बैंड है। तो करेक्ट आंसर इज एनएवी। Upfront commission to the distributors can be paid by investor directly to them based on their service rendered। True or false? Correct answer is true। Upfront commission AMC द्वारा बंद हो गया है। अभी चाहे तो इन्वेस्टर को इन्वेस्टर दे सकता है डिस्ट्रीब्यूटर को बेस्ड ऑन हिज सर्विस रेंडर। द पैरिटी अमंग द यूनिट होल्डर ऑन एग्जिट लॉट शैल बी मेड एप्लीकेबल एट डैश लेवल। ऑप्शन है पोर्टफोलियो, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। The correct answer is portfolio। NAV is calculated up to dash decimal in case of index fund, liquid fund and other debt fund। The correct answer is 4 decimal। Next question है, NAV is calculated up to at least dash decimal in case of equity and balance fund। The correct answer is 2 decimal। Equity and balance fund में 2 decimal तक NAV calculate होता है और liquid fund में 4 decimal तक। On the segregated portfolio AMC shall ऑप्शन है नॉट चार्ज इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो एक्सक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस कैन बी चार्ज ऑन प्रो राटा बेसिस ओनली अपॉन द रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट।
तो बोथ ऑफ दी ऑप्शंस आर राइट। जब सेग्रीगेटेड फोलियो जो होता है तो उस पर एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी एएमसी चार्ज नहीं कर सकती है। बाकी जो ऑपरेशन चार्जेस है वो चार्ज कर सकती है, डेट ऑल्सो ऑन प्रो राटा बेसिस अपॉन द रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, segregated portfolio compromises of debt or money market instrument affected by credit event or equity sales affected by valuation loss. The correct answer is debt or money market instrument affected by the credit events. Segregated portfolio जब डेप मार्केट में ही डेप इंस्ट्रूमेंट में ही डेप फंड में ही क्रिएट होता है, जब कोई डेप फंड में क्रेडिट इवेंट आता है, जैसे कोई उसका पोर्टफोलियो का डिले पेमेंट हो गया या रेटिंग डाउनवर्ड हो गया या फिर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हो गया, तो ऐसे केस में डेप मार्केट में क्रेडिट इवेंट जनरेट होता है, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो जनरेट होता है। Disclosure of valuation policy and procedure shall be made in the statement of additional information. True or false? True. साई में वैल्यूएशन पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन डिस्क्लोजर होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ वैल्यूएशन एंड करेक्ट एनएवी शैल बी ऑफ बीएसई, एनएसई और एएमसी। ये एएमसी की जिम्मेदारी है फेयर वैल्यूएशन ऑफ एनएवी की। Next question. Any deviation from the disclosed valuation policy and procedure may be allowed by reporting to answer A, Board of Trustee, Board of Asset Management Company, appropriate disclosure to investor, all of the above. तो इसका सही उत्तर है all of the above. The valuation of the security to determine the net asset value has to be done in accordance with the valuation guideline laid down by dash and dash. तो correct answer है SEBI and MFI. जैसे सेबी की गाइडलाइन और एमपी की गाइडलाइन है, उसी के हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सिक्योरिटी इज नॉट ट्रेडेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days प्रायर टू द वैल्यूएशन डेट, द स्क्रिप्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज डैश स्क्रिप्ट, illiquid or non traded. The correct answer is non traded. Next question, warrant can be valued at the value of the share which will be obtained on exercise of the warrant as reduced by the amount which could be dash on the exercise of the warrant. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वारंट का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि वैल्यू जो शेयर की वैल्यू रहती है उसमें से जितना अमाउंट वारंट में पेएबल है, वारंट होल्डर को पे करना पड़ेगा, उतना उसका वैल्यूएशन रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज पेएबल। द स्कीम लायबिलिटी इज इक्वल टू द यूनिट होल्डर फंड और प्लस एक्सपेंसेस पेएबल और यूनिट होल्डर फंड माइनस एक्सपेंसेस पेएबल। द करेक्ट आंसर इज यूनिट होल्डर फंड प्लस एक्सपेंसेस पेएबल। ये स्कीम की लायबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑल द एक्सपेंसेस दैट रिलेटेड टू अ पीरियड नीड टू बी कंसीडर्ड irrespective of whether or not the expenses has been paid. In accounting language this is called dash principle. इसे accrual principle कहा जाता है। NAV is equivalent to ऑप्शन है यूनिट होल्डर फंड इन द स्कीम नेट एसेट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी अदर देन द यूनिट होल्डर अदर देन टू यूनिट होल्डर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, ये भी सही है। देयरफॉर दोनों सही है, बोथ ऑफ द अबव। मार्क टू मार्केट मीन्स मार्किंग द सिक्योरिटी टू देयर मार्केट वैल्यू। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। जो भी सिक्योरिटी है उसका मार्क टू मार्केट वैल्यू होता है, आज की क्लोजिंग के हिसाब से उसका वैल्यूएशन हो जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस आर चार्ज टू द scheme by the AMC. The detail of such fees are fully disclosed in scheme information document or statement of additional information. Correct answer is SID में, scheme information document में। Any expenses other than the investment advisory fees and recurring fees expense shall be borne by the, दो ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी और स्पॉन्सर, सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्टर। द राइट आंसर इज AMC और ट्रस्टी और स्पॉन्सर। Total expenses in the fund of fund investing in liquid scheme, index fund scheme and exchange traded fund shall not exceed -% of the daily net asset of the scheme. The correct answer is 1%. Liquid scheme और ETF में 1% से ज़्यादा AMC चार्ज नहीं कर सकती।
In case of the fund, a fund that total expense ratio in the minimum 65% equity oriented scheme shall not exceed -% of the daily net asset of the scheme. The correct answer is 2.255%. 2.25% से ज़्यादा नहीं ले सकते. The unit holder fund in the scheme are commonly referred to as net asset. True or false? True. Scheme liability include payable for a security bought and borrowing for a period not exceeding dash month to meet liquidity needs. The correct answer is 6 month. जो स्कीम लायबिलिटी रहती है वो दो टाइप की रहती है. एक तो वो जिन्होंने जो सिक्योरिटी परचेस किया है उसका पेमेंट करना रहता है, दैट इज़ वन लायबिलिटी. दूसरा लायबिलिटी है जो बोरो करते हैं मनी फॉर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी. जैसे रिडम्सन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको कुछ फंड बोरो करना पड़ता है. तो यहाँ पे वो इस रेस्ट्रिक्शन है कि 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए सच बोरोइंग. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सबमिट करते हैं और देखते हैं कितने आंसर हमारे सही है. लेट्स सी व्यू स्कोर. सभी आंसर हमारे सही है, 33 ऑफ 33. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा. और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.